गुरु, सवाल बड़ा सीधा है, गरीबों का कल्याण फ्री अनाज से ही होगा। अब 3 महीने और बढ़ा दी गई ये योजना। संदीप जी, मैं आपके प्रारंभिक प्रबोधन को सुन रहा था और थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर के जाना चाहूंगा। एक पैंडेमिक आता है और पैंडेमिक ऐसा है जो कि वंस इन अ सेंचुरी, अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक आता है। और इस पैंडेमिक को लेकर के तरह तरह की भविष्यवाणी की जाती है। भारत में, भारत के बाहर, भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, भारत वैक्सीनेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सब भविष्यवाणियों को दूर करते हुए एक नई अद्भुत लॉकडाउन लगाया जाता है। वैक्सीनेशन की बात होती है, पीपीई किट की बात होती है। आज जब वेस्टर्न कंट्रीज में लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा पा रहे हैं, हमारे देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं। इसी पैंडेमिक के पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके साथ साथ बहुत सारी आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी बात होती है। तो एक सर्वांगीण कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और स्ट्रेटजी क्या होता है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये चिन्हित किया जाता है कि 80 करोड़ ऐसे लोग जिनको आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए। और इसकी तारीफ या वैक्सीनेशन हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आईएमएफ ने की है। वैक्सीनेशन को लेकर के तो बिल गेट्स ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन जिस प्रकार से भारत ने किया है, उससे पूरे विश्व को सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार जो हमारा 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में, मैनेजमेंट था, कोविड पैंडेमिक का हैंडलिंग था, 80 करोड़ लोग गरीब हैं, 5 किलो अनाज ना मिले महीने में को पूरा तो करना है। उनका गुजारा नहीं हो पाएगा, सरकार ये मान रही है। नहीं संदीप जी, ऐसा है कि अगर अनाज की आवश्यकता जिस किसी को है, उनकी अनाज की आवश्यकता को पूरा करना सरकार का दायित्व है। आपने कहा ना 80 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है, और सरकार तो 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री का अनाज ना मिले तो वो गुजारा नहीं कर पाएंगे। नहीं संदीप जी, आप कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। मैंने तो मंत्री का अनाज की किसको आवश्यकता है, उसकी अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है कि नहीं करना है? संदीप जी देखिए, बिल्कुल करना है, कानून है बाकायदा। परिभाषा क्या होती है? समझा दूं, 1 मिनट गुरु, एक फर्क समझा दूं। बिल्कुल जिम्मेदारी है सरकार की कि निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसकी जरूरत जो है वो पूरी की जाए। उसके लिए देश में कानून है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट। उसके तहत 2 और 3 रुपए में गेहूं और चावल दिया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। यह उसके ऊपर है। गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं गुरु? नहीं संदीप जी मैं कहां डिस्प्यूट कर रहा हूं? हाँ। मैं थोड़ी ना डिस्प्यूट कर रहा हूं, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि गरीब कौन है, गरीबी क्या है। इस देश में 70 साल तक यही डिबेट चलता रहा कि गरीब की परिभाषा क्या है। विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, वो कहते हैं गरीबी एक मानसिक स्थिति है, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सशक्तिकरण के लिए क्या किया जा रहा है? आज जब बात होती है, और संदीप जी बहुत अच्छी बात आपने कही अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कि रेवड़ी को लेकर के, देखिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वित्तीय अनुशासन, ये करना किसका काम है? सरकार का काम है। और वित्तीय अनुशासन को लेकर के फिस्कल डेफिसिट, आप इकोनॉमी के छात्र हैं, आप इकोनॉमिक्स को भली भांति समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट की स्थिति आज क्या है, 10 साल पहले क्या थी, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है उसमें जिम्मेदाराना व्यवहार क्या होता है, सरकार ने अब देखा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप हमारी बातों को डिस्प्यूट कर सकते हैं। 1 मिनट, वित्तीय घाटा अभी कितना है? नहीं संदीप जी जो टारगेट है हमारा, उसको 6% तक हम उसको लेकर के आएंगे। लेकिन पैंडेमिक लाएंगे, उसको 3.5% पर लेकर आना था। समय कितना था आप मुझे बताइए? पौने 7% पर वित्तीय घाटा है। संदीप जी पैंडेमिक के समय कितना था ये भी बताइए ना, पूरी बात बताइए ना। फिस्कल डेफिसिट कितना था पैंडेमिक के 9% से ज्यादा था। नहीं, मैं और अभी कितना है आप बताइए? अभी 45,000 करोड़ रुपए। नहीं ऐसे नहीं है। आपको जो अच्छा लगेगा आप वही बोलिएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आंकड़े होते हैं, बहुत से अखबारों में तो ये छप गया 163 रुपए कमाने वाले 116 करोड़ हैं। मैं पूरी जानकारी देता हूं कि प्यूर रिपोर्ट जो है, रिसर्च रिपोर्ट, वो $2 से $10 की बात कर रही है।
मैं कभी आधी अधूरी जानकारी नहीं देता हूं गुरु, आप ये बात जानते हैं। संदीप जी, मैं इसका आरोप आपके ऊपर लगा भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि न्यूज 24 के दर्शकों को यह जानना चाहिए कि जो फिस्कल डेफिसिट 9.2% हो गया था वो घट के अभी 6% होने तो वाला है। मतलब 80 करोड़ आबादी की बात करते हैं। आप 5 किलो अनाज दे दीजिए, आपने सारे आंकड़े गिनवाए, तो उसमें सरसों का तेल 200 रुपए से ऊपर अभी बिक रहा है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर है, 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने तो सिलेंडर एक बार भी नहीं भरवाया, एक बार भरवाने वाले अनदर 92 लाख हैं, तो 2 करोड़ से ऊपर लोग, वो गैस नहीं है, तेल में ने तेल निकाल दिया, सरसों के तेल ने जी, कच्चा भून के खा जाओ अनाज को। महंगाई को ढांपने के लिए ये फ्री अनाज दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल सीधा सवाल है मेरा। नहीं अरे संदीप जी, आप सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का धैर्य और धीरज भी रखिए ना। कम से कम हम तो बैठे हैं आपके सवाल को सुनने के लिए और जवाब देने के लिए। आज कम से कम अच्छा है, आज अच्छा है कि आप हमसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे कि गुरु गैस कहां है, गुरु गैस कहां है बताओ, चूल्हा कैसे चलेगा बताओ। लेकिन आज से पहले संदीप जी ये सवाल पूछा जाता था क्या? उज्ज्वला योजना में यदि 10 करोड़ गैस का सिलेंडर नहीं दिया गया होता तो सवाल पूछा जाता था क्या? और जब आप आंकड़े देते हैं संदीप जी, तो यह भी बताना चाहिए कि 45 करोड़ लोग जो कि फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी का शिकार थे, आर्थिक छुआछूत थी इस देश में, 45 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खोला जाता है, 10 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला के द्वारा गैस कनेक्शन दिया जाता है, 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन दिया जाता है। तो यह बताना चाहिए संदीप जी, यह बताना चाहिए संदीप जी। ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिवली डेटा को लेना चाहिए, सिलेक्टिवली डेटा को लेने के बजाय में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो ट्रांसपेरेंट डेटा है उज्ज्वला का, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनधन योजना का, ये हम सबको बताना चाहिए।